चलिए ये इस समय की ट्रेड्स अब प्रकाश दीवान के पास चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में अब क्या करें। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, ये कोफोज को क्या हुआ आज? क्या ऐसा मार्केट को नहीं पसंद आया? क्योंकि सब कुछ ठीक लग रहा था, पोजीशनिंग भी कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थी। 8% नीचे आज का, अब सेकंड एक्सीडेंट ऑफ द डे हो गया ये तो। नहीं देखिए, मार्केट अनुज अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, जबकि मैनेजमेंट कमेंट्री आपने भी सुनी, इतनी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। बट कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट का रुख है वो बहुत, सिंस वो क्लियर कट है, उसमें बहुत वो होप नहीं बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक्विजिशंस की जो उन्होंने बात की, वो आर सिस्टम्स नहीं लेंगे, ये बहुत क्लियरली बताया। तो मार्केट को कोई चटपटा कुछ ट्रिगर नहीं दिखा है। तो होता ये है कि इस टाइप के बिजनेसेस को जब मायूसी आती है तो वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के कंपेयर्ड जो रियलिटी होती है उसकी वजह से ही आती है, नॉट फ्रॉम एब्सोल्यूट टर्म्स। आपने 2 दिन पहले ब्लू जेट हेल्थ केयर में देखा, एक कंपनी है जो फार्मा स्पेस में, क्योंकि वो इतना अच्छा नंबर्स करते आए हैं, दिखाते आए हैं, सडनली थोड़ा सा भी मार्जिन में कटौती हुई तो वो मार्केट को मायूसी आ गई। सो ये चीज कोफोर्ज के साथ भी हो रही है। आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपेक्टेशन मिसमैच। रियलिटी थोड़ी सी अलग है, एक्सपेक्टेशन बहुत बिल्डअप हो चुकी थी। बट मेरे हिसाब से एक्सेप्ट फॉर दैट बीएफएसआई स्पेस जहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई दबाव है, बाकी तो उनके हिसाब से सब ग्रोथ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये कमेंट्री अभी तक की आईटी कंपनीज में से सबसे बेस्ट रही। सो उस लिहाज से आई एम श्योर मार्केट इसको पहचान पाएगा। थोड़ी देर बाद होगा, हो सकता है इमीडिएटली रिएक्शन नी जर्क है, पर कहीं ना कहीं रिकवरी आने की गुंजाइश बहुत स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर नाम। ओके बिल्कुल। तो ये बात होगी कोफोज की। इसके अलावा ओवरऑल अब आईटी पर व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि आज देखिए इन्फोसिस भी पनिश हुआ, परसिस्टेंट भी पनिश हुआ, सिर्फ एक ओरेकल है जो ग्रीन में है, बाकी सब में दिक्कत आई। आईटी पर अब ओवरऑल क्या व्यू है आपका? ये अनुज व्यू सेम है जो पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये क्वार्टर में आईटी के लिए कोई भी जिसको कहते हैं ना गुड न्यूज है नहीं। और उसके कारण है, आप ये देखिए कि अंडरलाइंग जो बिजनेसेस हैं हमारी कंपनीज के, परसिस्टेंट, कोफोज, केपीआईटी, इनको अगर आप हटा दो जो थोड़े से नीश एरियाज में है, फोकस एरियाज में है, पर जो ब्रॉड बेस्ड आईटी सर्विसेज हमारी बड़ी कंपनीज जो डिलीवर करती हैं, वहां पे कोई यूएस में इस टाइप की उत्तेजना नहीं दिख रही है कि ये चीजें वापस से रिज्यूम हो जाएंगी, ऑर्डर्स नए आना शुरू हो जाएंगे। जबकि इन्फोसिस के नंबर्स एक्चुअली अगर आप देखें तो काफी हद तक एक्सपेक्टेशन के अनुमान से, मतलब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जो है वहां पे कोई गैप इतना नहीं आया है, अनलाइक टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस। सो मेरे हिसाब से मार्केट को कोई खास ट्रिगर नहीं दिखेगा और ये चलते रहेगा। हो सकता है सेकंड क्वार्टर के बाद आपको, सितंबर के बाद आपको शायद ग्रीन शूट्स दिखने लगे और सेकंड हाफ में थोड़ा सा एक्सेलरेटेड ग्रोथ की उम्मीद बन जाएगी। बट अदरवाइज आईटी से दूर है। ये सारी कंपनीज ने जो कैश यूटिलाइजेशन है उसका कुछ खास किया नहीं, एक्विजिशन बड़े मुश्किल से किए हैं, जबकि यूरोप में बहुत अच्छे अच्छे एक्विजिशन मिलते हैं, लेकिन वो साइज और फिटमेंट को देख के बड़ी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं। बट मेरे ख्याल से मिड साइज कंपनीज ये ज्यादा कर पाएंगी। सो आगे चल के भी जो पहला वेव आएगा रिवाइवल का, वो मिड साइज आईटी में आएगा। मेरे को नहीं लगता है टीसीएस और विप्रो और इन्फोसिस में इतना खास आएगा। इन्फोसिस ऑफ कोर्स स्लाइटली बेटर प्लेस, क्योंकि पिछला क्वार्टर खराब था तो वहां से रिकवरी आपको दिखी है, तो रिलेटिव है। बट थोड़ा सा दूर रहने की इसमें गुंजाइश ज्यादा है। सितंबर नंबर्स देखेंगे फिर देखी जाएगी क्या करना प्रकाश सर प्रणाम। मैं ऑटो में पूछने वाला था आपसे, व्यू क्या बन रहा है? एम&एम ने सडनली लीडरशिप एक बार फिर से एक्वायर कर लिया, ऑल टाइम हाई। टाटा मोटर्स में पुल बैक, अशोक लेन डूइंग वेल। हालांकि आपको मालूम है अनुज टेस्ला चला के आए मुंबई के शोरूम से निकाल के सिंघानिया साहब के साथ, कह रहे हैं बहुत चीज़ पसंद आई है। पर ऑटो पे आपका व्यू क्या है? अभी इनको टक्कर नहीं देंगे सीधे सीधे एम&एम को, टाटा मोटर्स को, लेकिन फिर भी आपका व्यू? नमस्कार नमस्कार वीरू। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा आप भी बम्बई आए और टेस्ला की सवारी करें। नहीं, अनुज ने कहा और है, कुछ नहीं तो अनुज आप, ने कहा है कि एक बार घुमा के लाएंगे, घुमा के लाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ आपकी और अनुज की सफारी, मार्केट सफारी और टेस्ला की सवारी जो है उसकी भी वो चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, टेस्ला के आने से क्या हुआ, जब टेस्ला का अनाउंसमेंट हुआ तो एमएनएम का शेयर पिटा। अब टेस्ला जब लॉन्च हुई तो एमएनएम का शेयर बढ़ा है। तो होता क्या है कि जो मार्केट में रियलिटी ये रहती है कि एक अपेक्षा जो बनती है, एक उम्मीद बनती है कि भाई ये कंपटीशन बढ़ाएगा, टाटा मोटर्स को ईवी का पोर्टफोलियो पे आंच आएगी है।
वो सेगमेंट्स अलग है। टेस्ला की गाड़ी 60 लाख की गाड़ी और कहाँ मतलब 30 लाख की गाड़ी या 25 लाख की गाड़ी, तो ये कंपैरिजन है ही नहीं। अब जो मार्केट में हो ये रहा है कि ब्रॉडली अर्बन कंजम्पशन में जो एक थोड़ा सा रिवाइवल आने की उम्मीद है, उसके दो तीन कारण है। देखिए ट्रिगर्स इतने स्लो हैं कि मतलब शुरुआत इनकी हुई थी बजट से। बजट में जो लोगों के पास पैसा ज्यादा थोड़ा सा सेविंग्स टैक्स की वजह से आएगा, आपके इंटरेस्ट रेट्स घट गए तो ईएमआई में काफी अच्छी खासी कटौती हुई है। जो ईएमआई 7 साढ़े 7 हजार की थी वो आज 6,300 की हो गई है, मतलब ऑन अ 1 लाख लोन एंड ऑल्सो। ये जो इस टाइप की चीजें जो सारी हो रही हैं, अब होगा ये कि इसका इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन में फेस्टिव सीजन में दिखेगा। अभी कुछ नहीं दिखा, मॉनसून ठीक ठाक आया है तो रूरल कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं आएगी। एग्री के प्राइजेस देखिए आप, इस बार जो एग्री आउटपुट है, ना सिर्फ आउटपुट ज्यादा आएगा लेकिन आपको उसके रियलाइजेशन भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये चीजों को अभी हमने समझा नहीं है क्योंकि दिखी नहीं है चीजें, लेकिन सितंबर तक मेरे ख्याल से ये आपको सारी चीजें आंकड़ों में दिखना शुरू हो जाएंगी, कंजम्पशन की और प्राइसिंग की। तो मुझे लगता है ऑटो में वहां पे जाएगा कि पिछले 1.5 साल ऑटो ने कुछ नहीं किया। मतलब ऑटो के नंबर्स अगर आप देखें, मारुति को देखिए विच इज अ बेलवेदर, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है सारी इंडस्ट्री को, तो वहां पे कुछ खास हुआ नहीं। कमर्शियल गाड़ियों में तो बहुत समय से, जब से वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाई थी, परमिशन ज्यादा दी थी कि इतनी गाड़ियों में इतनी बड़ी गाड़ियों में आप वजन ज्यादा ले जा सकते हैं, उसके बाद तो बिक्री कोई खास नहीं हुई है। सो ये सब चीजों से रिवाइवल आने की उम्मीद जरूर है, बट उम्मीद है आपको जब रिवाइवल दिखे तो ये स्टॉक भागेंगे। एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि जो एंसिलरी वाला जो पार्ट है ऑटो एंसिलरी का, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू डिस्कवरी हो सकती है। जैसे बॉश है, एबीए सब अगले साल से सारी बाइक्स में कंपलसरी हो जाएगा, तो ये लोग मास्टर्स हैं उसमें, लीडर्स हैं। सनरूफ हर गाड़ी में बनना शुरू हो गया है। तो गेब्रियल को देखिए, अब गेब्रियल का परफॉर्मेंस है, कभी डिस्कस ही नहीं होता स्टॉक। मैं ये आज के लेवल पे रिकमेंडेशन जरूर नहीं कर रहा, बट 1,000 रुपए का स्टॉक हो गया। ये हुआ करता था 3 साल पहले 200 का हुआ करता था। सो ये इस टाइप की जो चीजें आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो इतने स्लो होते हैं कि दिखते नहीं। और अब यही होगा कि ऑटो एंसिलरी में आपको एक चाल दिखेगी पहले, और उसके बाद ओईएम्स में दिखेगी, बट वो फेस्टिव सीजन के बाद शुरू हो जाए। ओके चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया डिस्कशन, डेडिकेटेड डिस्कशन ऑटो पे। बस बहुत कुछ लपेट लिया सर ने आपने यहाँ पे। गैब्रियल का भी जिक्र किया, हाँ क्या गजब का रहा ये स्टॉक। 150 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, आज ऑलमोस्ट 997 हिट करता हुआ। एक दो पॉकेट्स और, आई मीन जहाँ पे मैं लॉन्ग की नहीं या फिर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की बात करूँगा। प्रकाश सर, रियल स्टेट अभी हम तो रोज़ ग्राउंड रियलिटी को देखते ही हैं, थोड़ा सा डिमांड अब नदारद है, और आपको रिसीव होने वाली कॉल्स की संख्या को देखकर आप इस बात का कयास लगा सकते हैं। आपका टेक इस वक्त रियल एस्टेट पे क्या बन रहा है? रियल एस्टेट एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें हर कंपनी का बिहेवियर अलग है। इनफैक्ट सबसे डिफिकल्ट सेक्टर है ट्रैक करना एनालिस्ट के लिए, क्योंकि अगर आपको सेक्टर समझ आ जाता है तो आपको बेसिक चीजें समझ आती है कि भाई लैंड कॉस्ट 60% होती है, 40% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, आपके रियलाइजेशन में इतने मार्जिन होते हैं, ये इनपुट साइड में इतने खर्चे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो लॉन्च हो रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स, उसमें हर एक प्रोजेक्ट की एक जिसको कहते हैं ना, उसका हुलिया अलग है और उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी के पीएनएल पे अलग है। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि अब आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा और मैक्रो देखना पड़ेगा, और ये माइक्रो उसमें समझ नहीं आएगी कि कौन सा स्टॉक ले। जैसे आज ब्रिगेड होटल का एक आईपीओ अभी अनाउंस हुआ है। अब ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का काम देखें और ब्रिगेड होटल का देखें तो बहुत फर्क है इसमें, लेकिन वो अब अपने आप को डी रिस्क करके वो करें। तो हर एक रियल एस्टेट कंपनी को एक चीज समझ आई है कि सिर्फ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के बेचने में कमाई इतनी खास नहीं होगी। अब मौका आएगा, और या अपॉर्चुनिटी ये है कि जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टिंग प्लेस हैं, जो सेकेंडरी प्लेस जिसको हम कहते हैं, कि रियल एस्टेट में जैसे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट बेचता है या रियल एस्टेट को पोजीशन ठीक से करता है, रियल एस्टेट का नेटवर्क अब्जॉर्प्शन का बनाता है, वैसे सब बिजनेसेस अब आपको ज्यादा दिखेंगे चलते हुए। और कुछ बिजनेसेस है पाइपलाइन में जो आना शुरू हो जाएंगे, बट आई वुड स्टे अवे फ्रॉम रियल एस्टेट बाय एंड लार्ज। एक आध आपको स्पेसिफिक कोई अच्छी कंपनी दिखती है बिकॉज ऑफ लोकेशनल एडवांटेज, तो वो आप वो ले सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखें तो ये जैसे वेलर एस्टेट है जो पहले डीवी रियलिटी था, अब वो बहुत अच्छा चला, 250 की तरफ कूच की, और उसके बाद वो डीमर्जर आ गया, होटल्स का उनका बिजनेस अलग से कर दिया उन्होंने। सो इसकी वजह से वो थोड़ा सा
वापस एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो हर एक रियल एस्टेट कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है अपने आप को डी रिस्क करने की, क्योंकि सिर्फ प्योर अब्जॉर्प्शन डिमांड के ऊपर ये नहीं चलेगा, बट इसमें बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक कोई स्पेसिफिक नाम अगर आपको पसंद आता है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, तो वो पीएनएल में ट्रांसलेट हो पाएगा। लेकिन बैलेंस शीट जहां पे थोड़ी सी भी कमजोर है, उनके लिए थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन जो है, जो सेल है एंड यूजर का, वो थोड़ा सा अभी पैटर्न जो है वो धीमा पड़ता हुआ समझ आ रहा है। और वो भी लोकेशन स्पेसिफिक है। दिल्ली की बात अलग है, आपके एनसीआर में चीजें अलग हो रही हैं, एयरपोर्ट आने की वजह से बॉम्बे में न्यू बॉम्बे में इतनी चीजें अलग हो रही है। सो आई थिंक बहुत लोकेशन स्पेसिफिक हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। ओके, इस अर्निंग सीजन का स्टॉक ऑफ द सीजन इटर्नल, यहाँ पर क्या भी होगा अब आपका प्रकाश जी? देखिए आज भी अब ये निफ्टी का टॉप गेनर, और क्या शानदार मोमेंटम। और आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो ये अब नहीं, अभी ऑल तो टाइम नहीं, हाई। लेकिन हाँ ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब होगा इसका। ऑल टाइम, हाँ क्या ऑल टाइम हाई लगा दिया फ्रेश। क्या भी होगा इस पर क्या अब? अनुज, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि अगर मैं मोमेंटम खेल सकता हूँ, तो ये नीचे से ऊपर जब जाता है तो आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो वो काबिलियत भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे इसमें कोई वैल्यू अभी नहीं समझ आती। मतलब आज 3 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप, सिर्फ 370 करोड़ एबिटा, मतलब आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं। मतलब आप, ऐसा है कि फ्यूचर में बहुत चीजें होने वाली हैं, बहुत चीजें अच्छी चलेंगी, कन्वीनियंस है, ये है, वो है, सब है, लेकिन फाइनली इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स जो जब बात आती है, तो उसके बेसिस पे देखें तो वो डर लगता है कि भाई ये अगर नहीं हुआ, ऑफ कोर्स बिकॉज कोई बेचना नहीं चाह रहा और लोग और लेना चाह रहे हैं, इसकी वजह से वो फ्लोट कम है और वो बढ़ते जा रहा है भाव, वो अलग बात है। तो हो सकता है ये आपको रिवॉर्ड करे, फोमो भी आएगा, लेकिन एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मुझे लगता है बहुत महंगा है। आई वुड स्टे अवे टिल नंबर स्टार्ट करेंगे। इसमें होगा क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगले कुछ सालों में जोमेटो का शेयर का भाव शायद बहुत नीचे ना आए पहले जैसे। हमने तो 48 रुपए पे देखा हुआ है, इसलिए अलग एक एक छवि उसमें छपी हुई है। लेकिन अगर नीचे नहीं आता तो अर्निंग्स ऊपर बढ़ेगी, और अर्निंग्स अगर प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स बढ़ना शुरू हुई और वो रफ्तार चेंज हुई, विच विच कैन हैपन, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती, बट वो पहले हो जाने दीजिए फिर करेंगे। मतलब एक स्टेज आएगी जब आपको कन्विक्शन भी आने लगेगा कि हाँ ये चीज हो रही है या होने की इसमें पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अभी थोड़ा सा होप ट्रेड है, पैसा कम है हम लोग के पास, इस टाइप के चीजों में लगा दें तो बाकी चीजें फिर रह जाती, सो इस वजह से नहीं समझ आती इसके अंदर लगाने की।